हर एक हिंदुस्तानी परिवार का शायद एक ही सपना है कि हमारे सर पर किसी दिन छत हो, अपनी छत हो, किराए के मकान में नहीं रहना, अपना मकान होना चाहिए। मुझे अभी भी याद है, मैं जब बड़ा हो रहा था और हमारे पास कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, हमेशा किराए के मकान पे ही रहा, और जब कभी भी घर चेंज करना होता था तो माँ बड़ा ही दुखी होती थी कि हर बार फिर से वही किसी और के घर पर जाकर उनका घर सजाना, उनके घर को अपने घर जैसा बनाना, और फिर वो हमें निकाल देते हैं, फिर से वही शुरुआत करना, कब हमारा अपना घर होगा, किस दिन हमारी अपनी एक छत होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी का उद्देश्य, पूरी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव अपना घर खरीदना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे रोज़ ईमेल लिखते हैं, कमेंट करते हैं, डीएम करते हैं, who have just started earning। एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है, एक स्टेबल इनकम आने लगी है, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड कि घर खरीदना है, घर खरीदना है सर, घर खरीदना है। आप बताइए कि कैसे खरीदते हैं, क्योंकि आपने अपनी एक मनी मिस्टेक्स वाले उसमें बोला था कि घर खरीदना बहुत ही गलत बात थी और घर नहीं खरीदना चाहिए, अगर खरीदना भी है तो एक ही सिर्फ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि घर खरीदना चाहिए या किराए पे लेना चाहिए, एंड क्यों। इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहले यह है कि आप एक बहुत ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अप्रोच फॉलो करें। देखिए, इमोशनल होना तो बहुत आसान है, मैं खुद ये कबूल करता हूं कि अपना घर होना एक इमोशनल हाई होता है, एक ऐसी चीज़ होती है, खासकर अगर आप वो घर अपने माँ बाप के लिए लेते हैं या माँ बाप के लिए एक तोहफे के रूप में लेते हैं, या आप अपनी पति या पत्नी के लिए लेते हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग, बहुत ही अलग फीलिंग है जो शायद बहुत ही कम बार जिंदगी में किसी को महसूस होती है। लेकिन अगर आपके पास क्षमता है कि इन इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रखें, इनको हम वापस लाएंगे, सही पॉइंट पे लाएंगे, सही चीज़ के लिए लाएंगे, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा साइड रखें और ऑब्जेक्टिवली फाइनेंशियली अपने आप से पूछें कि क्या ये एक वाइज डिसीजन है या नहीं, उसका अप्रोच मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस चीज को जानने के लिए 2-3 चीजें हैं जो आपको पहले जाननी होंगी। सबसे पहले, जब आप एक घर खरीदते हैं तो उनके कुछ कुछ कॉस्ट अटैच होते हैं। सबसे पहला, एक डाउन पेमेंट का कॉस्ट। ये कॉस्ट नहीं है लेकिन एक नोशनल कॉस्ट है, क्योंकि जो भी आप डाउन पेमेंट करेंगे घर के लिए वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे। जो भी आप डाउन पेमेंट करेंगे घर के लिए वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ थिंकिंग फाइनेंशियली। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर चीज की। ये पैसा तो अब मैंने किसी को दे दिया, लेकिन मैं इस पैसे को कहीं और लगा के शायद और पैसा कमा सकता था। सो दैट इज कॉस्ट नंबर 1। कॉस्ट नंबर 2, आप फिर एक लोन लेंगे। मेरा अजम्पशन यही है कि आप मेरे जैसे ही एक मिडिल क्लास एनवायरनमेंट से हैं, तो इतनी क्षमता नहीं है कि एक घर पूरा ही कैश पे ले लिया या चेक से ले लिया। हम सैलरीड लोग हैं, तो थोड़ा सा जितना भी सेविंग्स हैं वो डाउन पेमेंट होगी और बाकी 80% तक एक बैंक लोन लेना पड़ेगा। अभी बहुत अट्रैक्टिव हो गया है, बैंक लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गए हैं, तो सबको लग रहा है बहुत सही टाइम है घर लेने का। होल्ड ऑन, पूरी कैलकुलेशन करेंगे। तो दूसरा इज द कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ लोन। इसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ये है कि जो आप इंटरेस्ट इस लोन पे देंगे वो भी एक तरीके का रेंट ही है, वो भी एक तरीके का किराया ही है। आपको लग रहा है कि ये घर अपना है, लेकिन आप किराया तो दे रहे हैं किसी को, वो चाहे बैंक हो या मकान मालिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा तो आप किसी को दे ही रहे हैं। तो द सेकेंड कॉस्ट इज द एक्चुअल इंटरेस्ट दैट यू बेयर ऑन द बैंक अमाउंट। एंड तीसरा, उस घर को मेंटेन करने का एक कॉस्ट। एक मेंटेनेंस इसलिए होती है क्योंकि जब आपका वो अपना घर है तो उसकी मरम्मत करवाना, उसके मेंटेनेंस चार्जेस देना, वो सारी आपकी जिम्मेदारी होती है। And that is why there will be a recurring cost to owning a house which you can't escape. किराए के घर पे एक अलग खर्चा है। पहला, किराया। वो किराया जो आप हर महीने देंगे, that is the actual amount. बहुत सारे ऐसी जगहें होती हैं जहां आपको अपफ्रंट थोड़ा एडवांस किराया देना पड़ता है। बॉम्बे जैसी जगहों पे साल
भर का किराया एडवांस में देना पड़ता है। थैंकफुली दिल्ली एनसीआर में यूजुअली 2 महीने में काम चल जाता है। अब इसको समझते हैं कि इसका फाइनेंशियल अप्रोच होना कैसे चाहिए, और उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड, इसका मतलब क्या है? अगर एक घर की एक वैल्यू है जो कि हर एक घर की होती है, रेंटल यील्ड ये बोलता है कि साल में इस घर की वैल्यू का कितना प्रतिशत मुझे एज रेंट मिल सकता है इफ आई ओन द हाउस। अगर एक घर की वैल्यू है, फर्ज करिए 100 रुपए, तो इस 100 रुपए में से कितना परसेंटेज मुझे एज रेंट मिल सकता है अगर मैं इस घर को किराए पे चढ़ा दूं। हिंदुस्तान में ये रेंटल यील्ड 1 से 3% के बीच में है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक 100 रुपए वर्थ का घर है तो आपको साल में रेंट के रूप में 1 से 3 रुपए ही मिलेंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं। मेरा एक दोस्त गुड़गांव के एक घर पे रहता है। उस घर का एक्चुअल कॉस्ट 5 करोड़ रुपए है। 5 करोड़ रुपए। वो बिल्कुल गोल्फ कोर्स रोड पे 4 बेडरूम हाउस, करीब 3000 स्क्वायर फीट, ब्रिलियंट कॉम्प्लेक्स, वो क्लब, वो स्विमिंग पूल, वो सिक्योरिटी, एक फला ढंग का सब कुछ है। राइट? तो 5 करोड़ रुपए है, जो कि गुड़गांव के लिए ठीक ठाक अमाउंट है। काफी महंगा है लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल भी है। वो इस घर को ओन नहीं करता है, वो इस घर में किराए में रहता है। मेरे हिसाब से काफी समझदार इंसान है। वो कितना किराया देता है? 55,000 रुपए। बहुत ज्यादा लग रहे होंगे लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ रहिए। 55,000 रुपए इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, विच मीन्स साल में उसका कितना किराया जाता है? करीब 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए एट द बेस ऑफ 5 करोड़ रुपए करीब 1.1% बनता है, 1.2, विच मीन्स जो उस घर का मकान मालिक है उसको अपने 5 करोड़ के घर के लिए हर साल सिर्फ 1 to 1.2% रेंट मिलता है। इसको ट्विस्ट करके देखते हैं। मैं एक किरायादार हूं। मैं इस 5 करोड़ के घर में रहने के लिए हर साल सिर्फ उसका 1% दे रहा हूं, विच मीन्स अगर घर और मेरा रेंट सेम ग्रोथ पे बढ़ते रहे, क्योंकि बढ़ेंगे तो दोनों, घर की वैल्यू भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ये 5 करोड़ का घर तो नहीं था, जिसने खरीदा था शायद 1 करोड़ का खरीदा होगा, पता नहीं 2, 3, मुझे नहीं पता। और रेंट भी बढ़ेगा, हर साल 8-10% बढ़ता ही है, जो कि रियल एस्टेट की ग्रोथ भी है। अगर दोनों के ग्रोथ रेट सेम रही, इसका मतलब यह है कि 100 साल तक मैं इस घर में किराए में रह सकता हूं, और तब जाके मैंने इतने पैसे दे दिए होंगे कि ये घर मेरा होगा। तो जो हमें लगता है ना कि यार किराया दे रहे हैं, इससे अच्छा ईएमआई ही दे दे, कम से कम घर तो अपना हो जाएगा। किराया तो दे ही रहे हैं और वो पैसा तो रोज वेस्ट ही हो जाता है। हर महीने किसी और को हम दे रहे हैं, उसकी तनख्वाह या उसकी इनकम बढ़ा रहे हैं, अपना तो कुछ बन ही नहीं रहा। बट दैट इज अ वेरी छोटा वे ऑफ थिंकिंग। आप इस ढंग से सोचिए कि अगर उस घर को आपने खरीदना होता तो उसकी डाउन पेमेंट, उसका बैंक लोन, वो सब तो छोड़िए, अगर आपके पास वो पूरे 5 करोड़ रुपए होते तो 100 साल लग जाते आपके इस किराए को उस 5 करोड़ में पहुंचने के लिए। सोच रहे हैं कितना बड़ा अंतर है? अगर वो 3% भी हो, अगर वो 3% भी हो रेंटल यील्ड, तो वो 100 साल भी 33 साल हो जाते हैं। तो अगर आप पुश्तैनी घर बनाना चाहते हैं कि मैं रहूंगा, मेरी बेटियां भी रहेंगी, उनके बच्चे भी रहेंगे,
उनके बाद उनके भी रहेंगे, और ये एक फोर्ट और एक किला बनेगा जो कि मेरे नाम से जाना जाएगा, और यहाँ बहुत सारे लोग म्यूजियम बनाएंगे, तो फिर बात अलग है। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, दूसरा वीडियो देख सकते हैं, और शायद ये आंसर आपको पहले मिल चुका है। लेकिन अगर आप आजकल की दुनिया के हैं, जहां आपको ये भी नहीं पता कि 5 साल बाद आप कहाँ नौकरी कर रहे होंगे, जहां आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी इनकम शायद स्टेबल है कि नहीं है, जहां आपको ये नहीं पता कि आप 5 साल बाद या 10 साल बाद या शायद 1 साल बाद स्टार्टअप करना चाहते हैं कि नहीं, वो इनकम आती भी रहेगी कि नहीं, शायद आपको ये भी नहीं पता है कि आप कितना बड़ा घर लेना चाहते हैं। आज तो आप 1 बेडरूम में रह लेते हैं क्योंकि आप अकेले हैं, कल शादी होगी 2 बेडरूम, फिर शायद बच्चे होंगे 4, फिर शायद माँ बाप पास में आ जाएंगे तो शायद 5, हु नोज। तो आपने अगर एक घर खरीद लिया और उससे अपने आप को जोड़ लिया और फिर किराया भी नहीं, कर्ज लेकर एक बैंक से जुड़ गए, तो फिर तो आप जुड़ गए ना भाई, फिर तो आप नहीं निकल सकते। आपने तो अब लोन ले लिया है, दिस इज व्हाट यू साइंड अप फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स जो लोन ड्यूरेशन होता है, और व्हाटएवर टाइम यू हैव टेकन इट फॉर। लेकिन अगर आप किराए के घर में रहते हैं, हाँ मैं मानता हूं, आई फुली रिस्पेक्ट इट कि इमोशनली सही नहीं साउंड कर रहा और ऐसा लग रहा है नहीं यार किराया का घर अपना नहीं है, अपना अगर होता। लेकिन अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो आप कहीं भी रह सकते हैं, कभी भी घर बदल सकते हैं, कभी भी शहर बदल सकते हैं। अगर कोविड जैसी कोई चीज़ आ गई तो उस घर को छोड़ के अपने वापस गांव या शहर या माँ बाप के पास जा सकते हैं। कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको एक जेन्युइन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा। आज अगर आप अपना पेट काट कर पूरी सेविंग्स और पता नहीं ज्वेलरी ये सब कुछ बेचकर डाउन पेमेंट की अरेंजमेंट करेंगे और आप शायद अपनी पूरी सैलरी से एक ऐसा घर अफोर्ड कर सकते हैं जो आप आज कर सकते हैं, तो आपकी पूरी क्षमता अपने पूरा स्ट्रेच करके जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, दैट स्टिल विल बी फार लेसर अगर आप वही अमाउंट किराए में देकर एक बड़ा घर ले सकते हैं। एंड दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट फाइनेंशियली। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूं। तो फर्ज करिए अगर आप एक 50 लाख का घर खरीदते हैं, उसमें से आप 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देते हैं, 40 लाख रुपए का लोन लेते हैं। 40 लाख रुपए के लोन पर मोटा मोटा EMI महीने का अराउंड 35,000 रुपए आता है। ये 20 साल के लोन की बात कर रहा हूं। उस 35,000 रुपए में से शुरुआत में करीब 30,000, उससे भी थोड़ा ज्यादा पर 30,000 लेके चलते हैं, 30,000 विल बी योर इंटरेस्ट अमाउंट, जो कि किराया है आप बैंक को दे रहे हैं। और आप यही 50 लाख रुपए का घर किराए पे लेना चाहते हैं। रेंटल यील्ड चल रही है 2%, ले लेते हैं 2% रेंटल यील्ड चल रही है, विच मीन्स कि ये जो 50 लाख रुपए का घर है उसका साल का रेंट 1 लाख रुपए, विच इज 2% ऑफ 50 लाख, उतना आता है। विच मीन्स हर महीने आप करीब 8,500 रुपए दे रहे हैं। आप 30,000 रुपए बैंक को एज इंटरेस्ट दे रहे हैं। यही घर किराए पर आपको 8,500 रुपए का पड़ सकता है। एंड दैट मीन्स जो एक्सेस अमाउंट है ऑफ 21,500 वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 20 साल बाद अगर आप कंपेयर करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है इसकी एक एक्सेल शीट बनानी चाहिए, मुझे बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक एक्सेल शीट बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मैं थोड़ा सा प्रोत्साहित हो जाऊं और मैं इसकी एक एक्सेल शीट बनाऊं। क्योंकि बोलना थोड़ा आसान है, लेकिन एक्सेल शीट पे जब करते हैं तो थोड़ा सामने दिख जाता है और एकदम स्टॉकली दिखता है कि ओह शिट, सच में यार घर खरीदना तो काफ़ी महंगी चीज़ है। एनीवे, अगर आप ये सारा मैथ करेंगे तो 20 साल की ड्यूरेशन पे आपको रियलाइज होगा कि घर किराए पर लेना इज अ फार 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 स्मार्टर डिसीजन देन घर खरीदना। ऑफ कोर्स ये कभी भी चेंज हो सकता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं तो इट बिकम्स अट्रैक्टिव टू बाय अ हाउस। अगर आपके पास डाउन पेमेंट ज़्यादा देने की क्षमता है, इट बिकम्स अट्रैक्टिव टू बाय अ हाउस। अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, 30 साल 40 साल, इट इज़ ग्रेट टू बाय अ हाउस। एक घर खरीदना जेन्युइनली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आई एग्री। लेकिन करियर की शुरुआत में ही अपने आप को लोन के नीचे दबा देना
अपने आप को उस सैलरी से एडिक्टिव बना देना, क्योंकि अब तो आपको वो सैलरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसी सैलरी से ईएमआई बढ़ेगी, उसी सैलरी से सब कुछ होगा। डाउन पेमेंट के लिए इतनी जद्दोजहद करके पैसे बटोरना, और फिर एक ऐसे घर में अपने आप को सेटल करना जो शायद 5 या 10 साल में ही आपके लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि शायद आपको शहर बदलना हो, शायद आपको घर छोटा पड़े, शायद आपको नौकरी छोड़ने का मन हो और अपना स्टार्टअप करने का मन हो। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल ब्रिंग यू डाउन। ऑल ऑफ यू थिंग्स विल जस्ट मेक यू फील लाइक उस समय पे घर नहीं लेना चाहिए था यार। घर लेने का एक समय है, एक सही समय है। मैंने पिछले साल घर खरीदा एट द एज ऑफ 39, एंड मैं उस डिसीजन से तब भी पूरी तरह से खुश नहीं हूं, लेकिन अभी ऐसा लगता है यार ले लेना चाहिए, कितना अपना बोरिया बिस्तरा बांध के किराए के घरों में। बट 39 की एज पे आई डिसाइडेड कि अब शायद घर खरीदने का समय आ गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सही समय मेरे लिए तो 45 होना चाहिए था, या शायद 50। आप 20, 22, 23, 25 साल में प्लीज अपने आप को लोन के नीचे मत दबाइए। प्लीज इतनी यंग उम्र में अपने आप को इतना ज्यादा मत जकड़ दीजिए कि आप फ्रीली डिसीजन ही नहीं ले पा रहेंगे कि आपको जिंदगी में क्या करना है, कहां जाना है, कितना कुछ करना है। तो सिंपल अप्रोच, नॉन इमोशनल अप्रोच इज रेंटल यील्ड को समझने की कोशिश करिए। अपने ब्रोकर से ये कैलकुलेशन करवाइए कि ये घर जिसका किराया वो X थाउजेंड रुपीज बोल रहा है, उसका खरीदने का खर्चा कितना है, एंड उससे आपको एक रेंटल यील्ड मिलेगा, और उससे आपको पता चलेगा कि कितने वक्त में आप इस घर को एक्चुअली खरीद पाएंगे। एंड इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 25-30 ईयर्स, तो अभी वो घर मत खरीदिए, किराए पे ही रहिए, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को एंजॉय करिए, एंड होपफुली दैट विल बी योर सेगवे टू अ हैप्पियर लाइफ। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।